इस बात को हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं जो भी बात हमने की। Abnormal loss occurs when actual loss is more than expected, that is normal loss. Abnormal loss कब होता है? जैसे हमें पता था कि नॉर्मल लॉस हमारा है से 5 यूनिट्स का, और यूनिट्स हमारे लॉस हो जाते थे 7, तो 2 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा लॉस होते थे, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ओके, ये बात क्लियर होगी बच्चों कि 5 यूनिट्स थे हमारे नॉर्मल लॉस, लेकिन एक्चुअली यूनिट्स लॉस हो गए 7, तो जो 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स लॉस हुए, these 2 units are abnormal loss. ओके, तो एबनॉर्मल लॉस की पहली डेफिनेशन ये आ गई। अब एबनॉर्मल गेन क्या है? एबनॉर्मल गेन ऑकर्स व्हेन द एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में है जब ज्यादा हो, और एबनॉर्मल गेन क्या है? जब कम हो। ठीक है बच्चों, बात समझे आप? ये जो 2 डेढ़ लाइन लिखी हुई है शुरू में, इससे आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल गेन। Abnormal loss occurs when actual loss is more than expected, and abnormal gain occurs when the actual loss is less than normal loss. Okay, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि what is abnormal loss and what is abnormal gain. अच्छा बच्चों, अब हम इसमें आगे चलते हैं। हमारे पास 2 सिनेरियोज होंगे, एबनॉर्मल गेन विद नो स्क्रैप वैल्यू फॉर लॉस और विद स्क्रैप वैल्यू। पर यूनिट कॉस्ट जो है ना बच्चों ऑफ गुड आउटपुट हमेशा ऐसी आएगी, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। जैसे ही हमारे पास एग्जांपल दी गई है, इनपुट हमने किए हैं 2000 लीटर्स और नॉर्मल लॉस है हमारा 10%, इट मींस 200 यूनिट्स हमारे नॉर्मली लॉस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 1800। और बच्चों आपको एक्चुअल आउटपुट मिल गया है 1850, तो एबनॉर्मल गेन कितना हो गया? 50 यूनिट्स। ओके, नॉर्मल लॉस हमारा 200 ही रहेगा और एबनॉर्मल गेन आ जाएगा दैट इज ऑफ 50 लीटर्स। यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर ऐसा हम बिल्कुल। जी, अब हमने यूनिट कॉस्ट अगर निकालनी होगी, तो सेम मटेरियल कॉस्ट है 3600, कन्वर्जन कॉस्ट जिसके अंदर लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स दोनों आ गए 900, और हमारे पास जिस तरह पहले एग्जांपल्स थी, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 4500। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट बच्चों कितना है आफ्टर नॉर्मल लॉस? दैट इज 1800। तो 4500 डिवाइड बाई 1800 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। और हम ये याद रखें कि ये जो हमारा है, दिस इज विदाउट नो स्क्रैप वैल्यू, दिस इज द नो स्क्रैप वैल्यू फॉर लॉस। तो हमारे पास ये जो फार्मूला था, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कोई है नहीं, जितनी भी प्रोसेस कॉस्ट है इसको डिवाइड बाय हम एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि जो नॉर्मल लॉस के बाद होते हैं उसके साथ हमने इसको जब इसको सॉल्व किया, दैट इज 1400 डिवाइड बाय 1800 लीटर्स, 4500 डिवाइड बाय 1800 लीटर्स, दैट इज 2.5 पर लीटर कॉस्ट आ गई। अब बच्चों इस कॉस्ट का प्रोसेस अकाउंट बनेगा, वो कैसे बनेगा कि आपने मटेरियल इन किया 2000 लीटर्स का और उसकी कॉस्ट है 3600, ये दी गई है। कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 900, टोटल बन गया ये 4500। अच्छा, अब यूनिट कॉस्ट आपके पास बच्चों 2.5, और कितने आउटपुट आ गए? 1850। तो 1850 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हमारे आउटपुट की कॉस्ट आ गई। जो नॉर्मल लॉस है 200 यूनिट्स, उनकी वैल्यू नील है क्योंकि स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे टोटल बन गया 2050 और आपके पास वैल्यू आ गई 4625। ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ पे पहले आता था एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल गेन बच्चों दूसरी साइड पे आएगा, दैट इज दैट इज ऑफ 50 यूनिट्स, और हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट है 2.50, तो 50 इंटू 2.50 दैट इज 125। तो ये बनेगा हमारा प्रोसेस अकाउंट, और एबनॉर्मल गेन हमारे पास आएगा ऑफ 125 रुपीज, और ये इनकम स्टेटमेंट में भी जाके 125 का गेन शो हो जाएगा, और इसकी एंट्री होगी बच्चों, ये प्रोसेस अकाउंट में देखें, प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है,
और गेन क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री ये बनेगी प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। दिस इज द रेसिप्रोकल एंट्री ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट होगा और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि एबनॉर्मल गेन की सूरत में ये एंट्री हमारे पास हो रही है। और एबनॉर्मल गेन का जब अकाउंट बनाएंगे तो 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 125 आ गए और ये सारे इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा एज एन अदर इनकम। ठीक है बच्चों, और कल हमने ये बात की थी कि अगर ये एबनॉर्मल गेन बार बार आने लग जाएगा, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इफ द गेन इज एक्सपेक्टेड टू बी परमानेंट, यानी कि हमेशा गेन आने लग गया, देन द एक्सपेक्टेड लॉस रेशो शुड बी रिवाइज्ड। तो हमें जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया है कि 10% नॉर्मल लॉस है हमारा, तो उस रेशो को रिवाइज करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस जो है ये बच्चों कभी कभार आएगा। अगर ये रेगुलर फीचर बन जाए, ये परमानेंट फीचर बन जाए, तो हमें अपनी नॉर्मल लॉस की लिमिट्स को रिवाइज करना पड़ता है। ये बात यहाँ लिखी गई है। और अच्छा, और बता भी रही क्यों आ सकता है, इट माइट बी ड्यू टू एनहांस एफिशिएंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई हमारे पास कोई अच्छा वर्कर आ गया है या रॉ मटेरियल हमारे पास अच्छा आ गया था, जिसकी वजह से नॉर्मल लॉस हमारा कम हुआ है, तो वो कन्वर्ट हो गया है एबनॉर्मल गेन में। ओके बच्चों, अब हम कर रहे हैं एबनॉर्मल गेन वेयर लॉस लॉस हैज अ स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जो नॉर्मल लॉस हमारा होता है उसकी है कोई स्क्रैप वैल्यू, और एबनॉर्मल गेन आ गया है तो फिर क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, आई अंडरस्टैंड कहते हैं। इनपुट क्वांटिटी है 2000 लीटर्स, नॉर्मल लॉस होता है 10%, इसका मतलब है कि हमें आउटपुट मिलना चाहिए 1800, दैट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आ गया 1850, इसका मतलब है कि 50 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, दैट इज एबनॉर्मल गेन। अच्छा जी, अब जो नॉर्मल लॉस होता है ना, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 0.9 पर लीटर, 0.9 पर लीटर। तो 200 जो हमारे नॉर्मल लॉस होता है उसको हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 180। अब हमारे पास जितनी भी कॉस्टें हैं, 3600 मटेरियल, 300 लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड 600। इस वक्त देखो बच्चों, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर हम लेबर के ऊपर लेंगे ना, तो इसका कितने परसेंट है, ये 200%। ठीक है, दिस इज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। और अगर हम मटेरियल का देखेंगे तो आई थिंक ये बन रहा है 20% बनेगा, या व्हाट्सएवर परसेंटेज बन रहा है। अच्छा बच्चों, बाहर मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स की हमने फिगर लिखी, और नॉर्मल लॉस जितना भी होना है उसका 0.9 के हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 180। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला था, हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ये वाला फार्मूला बच्चों, दैट इज सॉरी दैट इज टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस। तो हमने क्या किया, जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट हमारी 4500 बन रही थी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस दैट इज 180 हमने लेस किया, और डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट से, दैट इज 1800। हमने 1800 से डिवाइड करेंगे 4320 को, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ गई है 2.4, 2.4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई है 2.4। अब हमने अगर जब प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा, तो आपके देखें कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, 1850 इंटू 2.4 हो जाएगा 4440। एबनॉर्मल गेन आपके पास आ जाएगा 50 एट द रेट ऑफ 2.40, दैट इज 120। और नॉर्मल लॉस आपके पास, अब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आपके पास है 180। तो इसका प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा, दैट इज 2000 latest input with material cost of 3600 with conversion cost of 900, आउटपुट आपके पास आ गया 1850 एट द रेट ऑफ 2.4। तो ये फिगर हमारे पास आ गई, नॉर्मल लॉस की फिगर आ गई 200 और इसका स्क्रैप वैल्यू 180। इन साइडों का टोटल कर लिया, और 50 यूनिट्स हमारे अब नॉर्मल गेन हुए हैं इनटू 2.4, दैट इज 120, और ये हमारा प्रोसेस अकाउंट इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो अगला एबनॉर्मल गेन अकाउंट है ना, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखें, आपको जो 50 यूनिट है ना, इनकी कॉस्ट क्या आ रही है 120, और ये आपको हुआ है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अगर बच्चों ये एबनॉर्मल गेन ना होता, ठीक है, तो हमारे पास
ये यूनिट्स का होते, लॉस होते, और वो लॉस यूनिट कितने में बिक सकते थे मार्केट में? 0.9 के हिसाब से, 0.9 के हिसाब से। तो 50 इंटू 0.9 कितना बना? 45। तो इनफैक्ट हमें गेन 120 का नहीं हुआ, बल्कि गेन हुआ है हमें 75 का। क्यों? जब हमें ये यूनिट मिले हैं ना, तो अब हम, नॉर्मल लॉस हमारा नहीं हुआ, और जब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ तो नॉर्मल लॉस में हम कितनी वैल्यू मिल सकती थी हमें उन 50 यूनिट्स की? दैट इज 45, क्योंकि थी वो 0.9 पर लीटर। तो इनफैक्ट जो हमें एक्चुअल गेन हुआ है दैट इज ऑफ 75। जी बच्चों। सर ये बात रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। जी बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने इससे पहले जो एबनॉर्मल गेन था ना, जब नो स्क्रैप वैल्यू था, तो हमारे पास एबनॉर्मल गेन आया था 125 का। इससे तो सारे एग्रीड है ना? यस सर। जी। अब बेटा जब ये स्क्रैप वैल्यू आ गई, ओके, जब ये स्क्रैप वैल्यू आएगी तो आपके ये यूनिट्स एज ए नॉर्मल लॉस यूनिट सेल नहीं होंगे। ये जो 50 यूनिट्स आपके पास आए हैं, ये एज ए नॉर्मल लॉस यूनिट सेल नहीं हो सकेंगे। और अगर नॉर्मल लॉस यूनिट के तौर पर ये सेल होते तो कितनी वैल्यू के सेल होते? 45 के। ओके, यस यहाँ सर। यहाँ तो बात क्लियर है। अच्छा, अब इन 50 यूनिट्स की वैल्यू क्या बन चुकी है? दैट इज 120। ये जो 50 यूनिट्स हैं इनकी वैल्यू बन चुकी है 120, और हमें ये रियल मानों में अब 120 का गेन नहीं दे रहे, क्योंकि जब हम ये 120 का गेन ले रहे हैं उस वक्त हमें जो 45 का गेन आ सकता था इन द फॉर्म ऑफ लॉस यूनिट्स, वो अब हमें नहीं आएगा। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम एबनॉर्मल गेन ले लें एट दिस वैल्यू। जब हम ये वैल्यू पे लेंगे तो फिर हमारे पास नॉर्मल लॉस जो यूनिट्स है ना, वो नहीं रहे, ठीक है। और अगर नॉर्मल लॉस यूनिट के तौर पे इनको बेचते तो वो बिकते 45 का। तो इनफैक्ट अब जब हम एबनॉर्मल गेन हमें हो गया, हमें इतने यूनिट्स मिल गए, तो हमें 45 को फोरगो करना पड़ेगा। तो नेट जो हमें गेन आएगा दैट इज ऑफ 75 नेट इनकम। इसको और वर्ड्स में हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें, सपोज करते हैं कि हमें गेन नहीं हुआ, तो ये जो 50 यूनिट्स जो हैं ये मार्केट में कितने के सेल होते हैं? 45 के। तो एक सिनेरियो हमारे पास ये था। लेकिन अब क्या हो गया कि ये 50 यूनिट्स जो हैं हमें गेन मिला है और इसकी वैल्यू आ रही है 120। तो 120 आ रही है अभी एबनॉर्मल गेन के केस में, लेकिन इस सूरत को अवेल करने के लिए हमें नॉर्मल लॉस नहीं हुआ। तो एक आउटकम था वो हैपन नहीं हुआ, और एक आउटकम हैपन हुआ है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना दैट इज 75 नेट इनकम। जी बेटा। ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई। ठीक है, चलो अभी इस बात को ना सर जी जी। सर ये बात बताएंगे, जो प्रोसेस अकाउंट है, ये अकाउंटिंग में इसकी नेचर क्या होगी? एक्सपेंस होगा ये क्या? बेसिकली इसकी नेचर क्या होगी? ये नॉमिनल अकाउंट है, ये जिससे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ना, उस तरह का अकाउंट है ये। तो इसकी नेचर सर क्या एक्सपेंस की होगी? इनकम स्टेटमेंट की क्या नेचर होती है? इनकम स्टेटमेंट तो सिर्फ सिंपल एक्सपेंसेस और इनकम को शो कर रहा होता है, शो कर तो रही होती है। ये भी यही कर रहा होता है ना, प्रोसेस अकाउंट भी। सर लेकिन यहाँ पे जो इस तरह डेबिट साइड पे जो बेसिकली कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, अब जो मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि इन कॉस्ट में हम लोग बेसिकली गेन को प्लस क्यों कर रहे हैं? जी मैं आप बताता हूँ। करें। देखो ना, अगर आप जब इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट बनाते हो या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, गेन किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जी जी। और क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती हैं। हाँ, तो अगर इनकम ज्यादा होगी तो कौन सी साइड पे प्रॉफिट लिखोगे? तो डेबिट साइड पे प्रॉफिट आएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी देखो गेन प्रॉफिट ही है ना। लेकिन वो तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर होती है प्रॉफिट। हाँ, तो यहाँ पे भी एक तरह की बैलेंसिंग फिगर ही है ना। आप देखो कि जब हमने ये अकाउंट बनाया है
तो ये आउटपुट आ गई, यानी कि एज ए सेल आ गई, ये नॉर्मल लॉस आ गया उसकी, यानी कि प्रोसीड्स आ रही हैं, ये हमारी कॉस्टें हो गई। तो ये दिस इज द डिफरेंस, एबनॉर्मल गेन इज द डिफरेंस। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस भी लॉस है आपका, और वो भी डिफरेंस से आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एबनॉर्मल गेन इज सेट ऑफ against the value of the abnormal gain in the abnormal gain account, not the process account. Process account में हम इसका abnormal gain नहीं निकालते, process account में हम just abnormal gain की जो भी वैल्यू आई है ना वो लेके जाते हैं, और जो उसका नेट इम्पैक्ट है ना वो abnormal gain account में लेके जा रहे हैं। देखें, अगर हम ये प्रोसेस अकाउंट को देखें तो प्रोसेस अकाउंट में तो हमने abnormal gain की वैल्यू ये लिख दी है 120, लेकिन इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में लेके जाते हैं कि 120 तो आया, लेकिन जब ये 50 यूनिट्स का हमारे पास 120 वैल्यू आई है, तो अब हम नॉर्मल लॉस की एज ए स्क्रैप वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि अब ये गुड यूनिट्स हो चुके हैं, और गुड यूनिट्स होने पे इनकी वैल्यू है 120, और नॉर्मल लॉस अगर ये होता तो उसकी वैल्यू रहती 45। तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 75। इसको और भी हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं। द बैलेंस ऑन द एबनॉर्मल गेन अकाउंट is the net value of abnormal gain. This is the net value. Value of abnormal gain minus the scrap value not earned from the normal loss. ठीक है, ये तफसील आप बात कर रहे थे, शायद आपको यहाँ से बात क्लियर हो जाए, और कि ये वैल्यू है abnormal gain की, इसमें से हम माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, जो कि अब हम अर्न नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब ये यूनिट्स नॉर्मल लॉस नहीं रहे। जी बेटा। ठीक है बेटा, तो बाकी बच्चों को भी समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जब आपके पास एबनॉर्मल गेन हुआ ना, तो ये आप गुड यूनिट्स हो चुके हैं। अब जब ये गुड यूनिट्स है ना, तो ये लॉस यूनिट्स नहीं रहे, और अगर लॉस यूनिट्स होते तो हमें वो वैल्यू देते 45 की। अब ये गुड यूनिट्स हैं, ये वैल्यू दे रहे हैं 120 की, तो नेट हमें जो गेन हो रहा है दैट इज ऑफ 75। The balance on this account is rupees 75. This is treated as an addition to profit in the cost accounting income statement for the period. ठीक है, इस बात को हम जरा और भी समझ लेते हैं एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में आके। जी बेटा, देखें, ये है एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यहाँ पे देखें 100 यूनिट्स का, और उसकी वैल्यू आ रही है 240, क्योंकि एक यूनिट की प्राइस थी 2.40, तो 100 का लॉस हुआ और 240 आ गया। अच्छा बच्चों, अब इनफैक्ट लॉस कितना हुआ, जब ये 100 का लॉस हुआ ना, तो उसकी वैल्यू बनी 240। अब इस 100 यूनिट्स को हम क्या कर सकेंगे, मार्केट में जाके एज ए स्क्रैप बेच सकेंगे, यानी कि एज ए सेकेंड हैंड आइटम या डैमेज आइटम बेचेंगे। जब आपने इनको जाके मार्केट में बेचा तो 100 यूनिट कितने के बिके, 0.9 के हिसाब से 90 के, तो आपको एक्चुअली लॉस कितने का हुआ, 150 का। दिस इज एक्चुअल लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। यहाँ पे 150 का हो रहा है, ना के 240 का। इसी तरह एबनॉर्मल गेन में आपको गेन जो है वो 120 का नहीं हो रहा, बल्कि वो हो रहा है 75 का। जी बच्चों, बात क्लियर है? यस सर। जी, आमना, यस सर। फैज, बासिम, दानियाल, सलमान, रिमशा, रबिया। ठीक है बच्चों, तो ये इनफैक्ट है नेट गेन हमें कितने का हो रहा है। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपके पास ना ये एग्जांपल्स आ रही हैं, और ये सारी एग्जांपल जो हमने अभी चीज़ें की है ना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, जस्ट ये रेपिटेशन है, एक जो वर्किंग थी ना, ये डिफरेंट वैल्यूज के साथ उन्होंने की हुई है, तो ये आपका समझ लें आज होमवर्क है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के ऊपर। अभी हमने जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस की थी कि हमने इतना इनपुट किया, इतना आउटपुट हुआ,
अभी तक कोई हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का डिस्कस नहीं किया था। अब हम अपने सेगमेंट में नेक्स्ट फेज में आ रहे हैं चैप्टर के, दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, उसको भी जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमने पहले स्टडी के लिए नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन के अंदर भी दो चीजें हमने आज डिस्कस कर ली हैं, विद नो स्क्रैप वैल्यू फॉर नॉर्मल लॉस एंड विद स्क्रैप वैल्यू फॉर नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल गेन को भी हमने ये समझ लिया, एबनॉर्मल गेन कब आता है, जब लॉस हमारा लेस हो देन एक्सपेक्टेड, और एबनॉर्मल लॉस कब आता था, व्हेन लॉस इज मोर देन एक्सपेक्टेड। अच्छा बच्चों, हम इक्विवेलेंट यूनिट्स अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट आर इक्विवेलेंट यूनिट्स, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में अंडरस्टैंड किया था। जैसे से 200 यूनिट्स आर 50% कंप्लीट, तो इनफैक्ट वो कितने कंप्लीट हैं, 100 कंप्लीट हैं, 200 का 50%। लाइकवाइज 400 यूनिट्स जो हैं हमारे, वो 20% कंप्लीट हैं। इसका मतलब है कि वो कंप्लीट हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स 80 के, 400 का 20% ले लिया। तो हमारे अगर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स देखना चाहेंगे तो टोटल तो ये 600 यूनिट्स है, लेकिन जब हम यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी हम इनको 180 लेंगे। आए बच्चों, एग्जांपल देखते हैं। इनपुट क्वांटिटी है 4000, कंप्लीटेड यूनिट्स हो चुके हैं 3500 और 500 है इन प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पे कोई नॉर्मल लॉस हो रहा है? जी बेटा, नो सर। हाँ, ना हमारे पास कोई नॉर्मल लॉस है, ना कोई एबनॉर्मल लॉस है, ना कोई एबनॉर्मल गेन है। ये सारा क्योंकि 4000 यूनिट्स हमने इनपुट किए और 4000 ही हमें नजर आ रहे हैं कि 3500 तो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गए और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी 500 हमारे पास इन प्रोसेस में। ठीक है, ऑल द, अब बच्चों कुछ कॉम्प्लिकेशन इस चैप्टर की शुरू हो जाएंगी। ऑल द डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड टू प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। देखो बच्चों, जब भी आपने कोई यूनिट बनाना होता है ना, तो उसके अंदर मटेरियल लगता है, और मटेरियल लगने की डिफरेंट स्टेजेस भी हो सकती हैं। ये बताया जा रहा है कि जितना भी मटेरियल था ना, हमने शुरू में लगा दिया। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, ये हम तंदूर की दुकान पे खड़े हैं और हमने उससे रोटी लगवा रहे हैं। जब रोटी लगाएगा तो जितना भी आटा लगाना है वो कब लगाएगा, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लगाएगा ना। फिर उसको वो तंदूर में डालेगा और फिनिश गुड्स तैयार होगी और उसको हमें वो सेल कर देगा। तो अगर वो रोटी तैयार हो गई है तो वो तो बन गया कंप्लीटेड आउटपुट, और अभी उसने रोटी को सिर्फ पेड़ा बना के रखा हुआ है, तो वो इन प्रोसेस है, क्योंकि जब वो पेड़ा कुक हो जाएगा तो वो आउटपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल सारा का सारा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस डाल दिया गया है। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यही बताया जाएगा कि डायरेक्ट मटेरियल जो है हम स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो उस पर लेबर और एफर्ट टाइम बाय टाइम लगती रहती है। देखो, जैसे अगर हमने एग्जांपल दी कि रोटी का पीड़ा उसने बना के रख दिया, अब लेबर क्या होगी, लेबर ने यहाँ तक तो काम किया कि आटे से, खुशक आटे से उसने एक पेड़ा बना के रखा है, यहाँ लेबर यहाँ तक काम कर चुकी है। प्लस लेबर ने भी और काम भी करना है इसके ऊपर, जब वो पेड़े से उसको बेल कर रोटी लगाकर कस्टमर को सेल करेगा, दिस आल्सो द वर्क ऑफ लेबर। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होगा, एक प्रोडक्शन एरिया में, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री। तो जब वो ये सारा काम कर रहा होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड भी इंकर्ड हो रहे होंगे। अब उसके मुतालिक बताया जा रहा है, the closing inventory of 500 units is therefore 100% complete for materials but is only 40% complete for conversion। अभी उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट 40% लगी है, 60% और लगेगी तो वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस तरह की बातें और भी आएंगी कुछ एग्जांपल्स में, तो आपको ये बात और मेच्योर हो जाएगी। द कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड वर, डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट हमारी लगी है 24,000। तो बच्चों देखो, 24,000 जो कॉस्ट लगी है ना, वो इस पे भी लग चुकी है और इसके ऊपर भी पूरी की पूरी लग चुकी है, क्योंकि ये 500 यूनिट्स जो है ना, इनके ऊपर मटेरियल कब लगा दिया जाता था, शुरू में जैसे ही ये बनना शुरू होते थे इनके ऊपर मटेरियल लगा दिया जाता था। और ये बात एक्सप्लेन यहाँ पे भी कर दी गई है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ 500 यूनिट्स इज देयरफॉर 100% कंप्लीट, क्योंकि मटेरियल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लगा दिया गया था। कन्वर्जन कॉस्ट है हमारे पास 7400, ये 7400 इन 3500 पे तो 100% लगी हुई है, और वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स पे अभी 40% लगी है।
तो इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। आप देखें इस इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने का तरीकाकार ये होगा कि आप लिखेंगे आउटपुट। हमारे पास दो किस्म की आउटपुट होती है, एक कंप्लीटेड यूनिट्स हैं जिनको हम कहते हैं फिनिश्ड आउटपुट, और एक है वर्क इन प्रोसेस। उसके अंदर हमारे पास दो किस्म के लेवल चल रहे हैं, मटेरियल जो है वो 100% है और कन्वर्जन जो है वो 40% है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम पहली लाइन आइटम को समझ लेते हैं कि ये क्या कैसे वर्किंग होती है। फिनिश आउटपुट है 3500, ये कहाँ से आया, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 3500, वो हमने लिखे। अब जो कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं ना बच्चों, वो तो 100% कंप्लीट होते हैं ना, उनके ऊपर मटेरियल भी 100% लग चुका है, कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लग चुकी है, तो दैट इज they are complete 100% with respect to direct material and as well for conversion cost, दोनों के लिहाज से वो 100% कंप्लीट हैं। तो ये हमने एक कॉलम बनाया है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। अच्छा बच्चों, अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितने यूनिट्स है, 500। मटेरियल के लिहाज से वो 100% कंप्लीट है, तो मटेरियल के कॉलम में जाके हम 500 ही लिख देंगे, और कन्वर्जन के लिहाज से वो 40% कंप्लीट है, तो 500 का 40% हम लेंगे, दैट इज 200। तो अब हमारे डायरेक्ट मटेरियल की यूनिट्स हो चुके हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स 4000, और कन्वर्जन के लिहाज से हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 3700। तो बच्चों ये टेबल आपको सबको समझ आ गया है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी बेटा, क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, तो हम यहाँ ये बात ध्यान में रख लें कि पहले हमने बनाना होता है क्वांटिटी स्केड्यूल, और उसमें हम देखते हैं कि इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है। इनपुट 4000 है और आउटपुट हमें यहाँ से पता लग रहा है कि 3500 तो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गए हैं, और 500 इन प्रोसेस हैं, तो हमारे ये यूनिट्स इनपुट और आउटपुट बराबर है। ये आपने बच्चों लाजमी बराबर करना है। अगर यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी आएगी तो आपने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के जरिए उसको फिल इन करना है। अच्छा, फिर बात आएगी इक्विवेलेंट यूनिट्स की। इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स के बगैर आप यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकेंगे। ये बात अभी आपको अंडरस्टैंड हो जाती है इन अ वाइल। वो कैसे बच्चों, आए देखते हैं। हमारी मटेरियल कॉस्ट इंकर्ड हुई है 24000, एंड दिस इज ऑन 4000 इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्योंकि बच्चों अब ये जो 500 यूनिट्स इन प्रोसेस है ना, अब इनके ऊपर हमने और मटेरियल नहीं लगाना, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल एट द स्टार्ट लग जाता है, इन द बिगिनिंग लग जाता है। अब ये यूनिट जो हमारे पास इन प्रोसेस में पड़े हैं, ये इनके ऊपर सिर्फ लेबर ने और फैक्ट्री ओवरहेड ने कॉस्ट काम करना है, इसके ऊपर मटेरियल ने और काम नहीं करना। तो अब हम अगर इसकी यूनिट कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो दिस इज 24000 डिवाइड बाय 4000, इट इज 6 पर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। लाइकवाइज 7400 की कॉस्ट हमारी इंकर्ड हुई थी, लेकिन इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 3700, और इसकी आ रही है इक्विवेलेंट कॉस्ट ₹2। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब ये कॉस्टें आके हमारे पास क्या हमारे ट्रीटमेंट कर रही हैं, इसके लिए थोड़ी सी देर में आपको बात समझ आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने उस दिन चैप्टर को पढ़ते वक्त 4 स्टेप्स का जिक्र किया था। द फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी स्केड्यूल, सेकंड हमने कहा था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हम निकालेंगे, तीसरा कहा था हमने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट निकालनी है, यानी कॉस्ट, और इसमें हमने कहा था कि टोटल कॉस्ट भी लिखेंगे और यूनिट कॉस्ट भी लिखेंगे। एंड फोर्थ थिंग जो हमने कही थी डिस्कस, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि जितनी भी कॉस्ट हमारी इंकर्ड हुई है उसको फिर हम अकाउंट फॉर करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिनिश आउटपुट एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, 4 स्टेप्स है, मैं रिपीट करता हूँ। द फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी स्केड्यूल, जिसमें आप देखते हैं इनपुट अगर हमने 4000 यूनिट का किया है तो आउटपुट भी हमारे पास 4000 का होना चाहिए। हमें यहाँ पे पता लगा 3500 तो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट है और 500 इन प्रोसेस हैं, तो हमारा इनपुट और आउटपुट टैली हो गया। सेकंड स्टेज में हमने कहा था कि हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे, और ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने बना लिए। थर्ड स्टेज में हमने कहा था कि कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट निकालेंगे, और वो निकालेंगे टोटल कॉस्ट भी और यूनिट कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट भी और यूनिट कॉस्ट भी। जिन लोगों ने वो लेक्चर लिया हुआ है उनको याद आ रहा होगा। एंड द फोर्थ थिंग इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि जो हमारे आउटपुट है, फिनिश गुड्स हैं, उनकी क्या वैल्यू बनती है, जो इन प्रोसेस में है उनकी क्या वैल्यू बनती है बच्चों,
देखो 3500 हमारे पास कंप्लीट है और एक यूनिट कॉस्ट कितनी है 8, 6 मटेरियल की और 2 कन्वर्जन की, दैट इज 8। तो 3500 इंटू 8 किया, दैट इज 28,000। ओके, यहां तक सबको बात क्लियर है? बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं, ये तो हो गए फिनिश गुड्स। अब वर्क इन प्रोसेस भी हमारी एक इन्वेंट्री है, हमारी इसके ऊपर कॉस्ट इनकट हुई है, और ये इन्वेंट्री अभी रॉ मटेरियल नहीं रही, बल्कि रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ काम होकर अब इसकी स्टेज बन चुकी है वर्क इन प्रोसेस की। और इसके अंदर दो चीजें हैं, वन इज मटेरियल, अदर इज कन्वर्जन कॉस्ट। हमारे पास 500 यूनिट थे और 500 के 500 100% कंप्लीट हैं। इट मींस इक्विवेलेंट यूनिट्स इसके हैं 500, और एक यूनिट पे कॉस्ट लगती है हमारी 6 की, तो 500 इंटू 6 दैट इज 3000। ओके, यस सर। गुड। इसके बाद बच्चों कन्वर्जन कॉस्ट आती है। हमारे पास 500 यूनिट्स है लेकिन अभी वो 40% कंप्लीट है। अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स के टर्म्स में हम इनको देखेंगे तो दीज आर 200 यूनिट्स, ये 500 यूनिट नहीं है, क्योंकि इनकी जब इक्विवेलेंसी हमने निकाली है तो दीज आर 200 यूनिट्स, और इक्विवेलेंसी अभी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड भी की थी बच्चों, यहाँ पे व्हाट आर इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स को हम देखते हैं फिनिश गुड्स के एस्पेक्ट से। ठीक है ना, यहाँ पे ये आप पढ़ भी लो, एन इक्विवेलेंट यूनिट्स मींस इक्वल टू 1 फिनिश यूनिट ऑफ आउटपुट। तो बच्चों यहाँ पे ये 500 यूनिट्स है, लेकिन फिनिश गुड्स के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये कितने बनते हैं 200। तो 200 को कन्वर्जन की कॉस्ट है 2, तो 200 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 400। अब हमारे पास इन प्रोसेस की जो वैल्यू बनेगी ना बच्चों, जो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे, दैट इज 3400। 3400। और अगर आप इन दोनों का सम करेंगे 28,000 प्लस 3400 कितना बनता है बच्चों? 31,400। गुड। तो 31,400 हमारी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और अगर आप कॉस्ट चार्ज देखें तो वो भी थी 24,000 प्लस 7,400, 31,400। तो कॉस्ट चार्ज जो हुई है, कॉस्ट इनकट जो हुई है, दैट इज 31,400। और ये कॉस्ट कहाँ कहाँ गई, ये भी इक्विवेलेंट आना चाहिए, दैट इज 31,400 कि 28,000 चली गई है फिनिश गुड्स में और 3,400 चली गई है इन प्रोसेस में। तो बच्चों ये इसका प्रोसेस अकाउंट बनेगा। 4,000 यूनिट्स का हमने मटेरियल इन किया ऑफ 24,000, कन्वर्जन कॉस्ट इनकट की हमने 7,400, तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट इनकट हुई है दैट इज 31,400। अब इसका क्या अकाउंटिंग फॉर है, दैट इज फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई 28,000 और इन प्रोसेस की वैल्यू आ गई 3,400 और हमारा प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया। तो बच्चों ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और ये भी अभी सिंपल एक क्वेश्चन आपके सामने आया है कि हमने कितने यूनिट स्टार्ट किए, कितने कंप्लीट हुए, कितने इन प्रोसेस हैं, और इससे हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले, फिर कॉस्ट चार्ज हमारे पास आ गई थी और ये अकाउंटेड फॉर हमारे पास हो गया। इससे हमें प्रोसेस अकाउंट की वैल्यूज डिटरमिन करने में आसानी हो गई। तो ये बच्चों पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। अभी एक पेज पे अगर हम इसको कर लें तो आपको स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन से लेके एंड तक सारा फ्लो समझना है, इस फ्लो को याद रखना है और इन्हीं स्टेप्स के साथ इसको सॉल्व करना है। तो इसको देख लें एक दफ़ा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, फिर इसी तरह के हम और क्वेश्चंस करते चले जाएंगे और हम इसमें मेच्योर हो जाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाई होगी या इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी तो आपको पता चला होगा कि कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हम करके ये चीज़ें बना सकते हैं। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं बच्चों। द फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी स्केड्यूल, सेकंड इज इक्विवेलेंट यूनिट्स, थर्ड इज द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट, और फिर हम अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज कर लेते हैं और इवेंचुअली हमारे पास प्रोसेस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब ये एक और एग्जांपल हमें दी गई है, इसको अब इसके अंदर बच्चों ये हो रहा है कि दो डिपार्टमेंट्स आ गए हैं।
या आप उसको डिपार्टमेंट कह लें, या आप इसको प्रोसेस कह लें, ठीक है? तो ज़रा आप जो है ना यहाँ तक इसको एक दफ़ा खुद पढ़ें, क्योंकि मैं आज काफ़ी बोला हूँ, लाउडली बोला हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ तक ज़रा आप पढ़ो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। और अपने पास कोई नोटबुक में लिखते जाएँ कि इसमें यहाँ से बात यहाँ तक शुरू होने में क्या-क्या बातें हुई हैं। ये जो हमने बातें पहले की है ना बच्चों, उसी की एक एग्ज़ाम्पल है। जब बच्चों पढ़ लो तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। पढ़ लिए सर। ठीक है, शाबाश। तो बच्चों आप अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए हैं या कोई कन्फ्यूजन है? जी बच्चों, सबसे मुखातिब हूँ मैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए हैं रिगार्डिंग प्रोसेस 1 या कोई कन्फ्यूजन है? क्लियर है सर। ठीक है, शाबाश। तो बच्चों ये जो अभी प्रोसेस 1 है ना, इसका सेम ये ट्रीटमेंट होगा जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। दिस इज़ द ऑल सिनेरियो वही आएगा जो अभी हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल 17 में देखा है। ठीक है? अभी जैसे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी वन बाय वन। शाबाश बच्चों। अच्छा, देखो, अब पहले मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए में। द फर्स्ट स्टेप इज़ क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट। अब इस ये पहला प्रोसेस था, तो बच्चों यूजुअली इस प्रोसेस में ना चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी या स्टार्ट होंगी। लिखा होगा पहले डिपार्टमेंट में लिखा होता है अमूमन प्रोसेस 1 में या डिपार्टमेंट 1 में कि यूनिट स्टार्टेड हुए हैं 14,000 और उसमें से कंप्लीट हो गए हैं 10,000 और इन प्रोसेस है 4,000। तो इनपुट 14 है और आउटपुट भी 14 है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में ना कोई नॉर्मल लॉस है, ना एबनॉर्मल लॉस है, ना एबनॉर्मल गेन है। ओके। अच्छा, फॉर द सिंप्लिसिटी इस क्वेश्चन में ये दिया गया कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस निल है, क्योंकि अभी हम पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की एग्जांपल्स कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यही क्लोजिंग अगले पीरियड में जाके क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो फिर हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। बहरहाल बच्चों, यहाँ पे भी ये हुआ कि ओपनिंग नील था, इंट्रोड्यूस हमने किया 14,000, तो इसका मतलब कि हमारे पास 14,000 यूनिट्स हैं जिनको हमने अकाउंट फॉर करना है। और जब हमने उनको अकाउंट फॉर किया तो पता लगा 10,000 तो कंप्लीट हो गए हैं प्रोसेस 1 में और 4,000 अभी इन प्रोसेस हैं। अच्छा बच्चों, अब इस क्वेश्चन में ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन होती है ना, वो 2 डिपार्टमेंट्स में हो रही है। द वन इन प्रोसेस 1 एंड अदर डिपार्टमेंट इज प्रोसेस 2। अब बच्चों जब ये क्वेश्चन किया जाता है ना, तो हर डिपार्टमेंट का अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि हर डिपार्टमेंट की आपने क्वांटिटी स्केड्यूल भी सेपरेट बनाना है, उसके इक्विवेलेंट यूनिट भी सेपरेट बनाने हैं, उसकी कॉस्ट इनकर्ड भी सेपरेट होगी और उसकी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर भी सेपरेट होगी और उसका प्रोसेस अकाउंट भी सेपरेट होगा। कंपनी एक ही है, लेकिन हर प्रोसेस का बेटा प्रोसेस अकाउंट सेपरेट बनेगा। हर प्रोसेस का, हर डिपार्टमेंट का प्रोसेस या डिपार्टमेंट एक ही बातें हैं, प्रोसेस अकाउंट सेपरेट बनेगा। पूरी कंपनी का एक नहीं बनेगा, बल्कि हर डिपार्टमेंट का सेपरेट
बनेगा, क्योंकि उस हर डिपार्टमेंट का एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो अपने मामलात का अकाउंटेबल है, वो प्रोसेस 1 वाला प्रोसेस 2 का अकाउंटेबल नहीं है। तो इस प्रोसेस 1 के ऊपर आप, जिस तरह हमने एग्जांपल अभी ये की थी, इसका सब कुछ आप बना सकते हो इस डाटा के साथ। ठीक है, चलो अभी हमने क्वांटिटी स्केड्यूल समझ लिया, अब कॉस्ट चार्ज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते हैं। पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बच्चों किस तरह बनेंगे? मटेरियल्स आर इनपुट इनटू प्रोसेस 1 एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुई प्रोडक्ट्स, उस वक्त ही हमने सारा मटेरियल लगा दिया। एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू आउट प्रोसेसिंग, क्योंकि जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट, दैट इज लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड होते रहेंगे। वो बता रहे हैं द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस 1 एट द एंड ऑफ जनवरी इज एस्टिमेटेड टू बी 50% कंप्लीट फॉर द कन्वर्जन वर्क। तो मटेरियल के लिहाज से जो हमारी वर्क इन प्रोसेस है बच्चों, वो 100% कंप्लीट होगी, और कन्वर्जन के लिहाज से वो 50% कंप्लीट है। और जो यूनिट्स मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गए थे, उनके ऊपर मटेरियल भी 100% लगा होता है और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लगी होती है जब भी वो प्रोसेस 2 में चले गए। ठीक है बच्चों, तो आप अपने पास जरा ये एक फॉर्मेट बना लें, नोटबुक बना के इक्विवेलेंट यूनिट्स का। ये सिर्फ आप ये न्यूमेरिकल फिगर्स जो है ना, इनको ना लिखें, सिर्फ ये एक फॉर्मेट बना लें, और अभी प्रोसेस 1 का हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट आप बनाएं, और ये फिगर्स आप ये हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें से इसमें वैल्यूज को एंटर करेंगे। बना लिए बेटा ये फॉर्मेट? यस सर। अच्छा, अब हमने ये फॉर्मेट बना लिया, तो हम आ जाते हैं ये इस डाटे पे। अब इस डाटे की मदद से उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स पूरे करें जरा। हो गई सर। शाबाश। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं, तो आप देखें कि आपने इक्विवेलेंट यूनिट सही बनाए। दिस इज द प्रोसेस 1 और ये इसके हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है बच्चों? कंप्लीटेड यूनिट्स 10,000 आ गए, इसके ऊपर मटेरियल भी पूरा लगा होगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी लगी होगी। क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की जो है वो है 4,000 यूनिट्स, उसके ऊपर मटेरियल लगा होगा 100%, तो वो 4,000 ही आ जाएगा, और उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट लगी है 50%, तो ये 2,000 आ जाएगा। तो इनको टोटल करेंगे तो बन गया 12,000, और मटेरियल का जब टोटल किया तो बन गया 14,000। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा सर जब बच्चों ये बात समझ आ जाती है ना, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, पहला हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल, सेकंड हो गया इक्विवेलेंट यूनिट्स, और थर्ड स्टेप में हम करते हैं कॉस्ट चार्ज या कॉस्ट इंकर्ड। और उस कॉस्ट इंकर्ड या चार्ज में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वन इज टोटल कॉस्ट एंड अदर इज यूनिट कॉस्ट। अब वो यही वर्किंग कर रहा है यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, कि मटेरियल की जो कॉस्ट थी ना, दैट इज 70,000। क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमें दी गई है मटेरियल कॉस्ट है 70,000 और कन्वर्जन की कॉस्ट है 48,000। तो हम 70,000 को डिवाइड कर देंगे 14,000 से, तो ₹5 पर यूनिट आ गई। और इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट है 48,000, इसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 4। तो हमारे पास मटेरियल की अलहदा आ गई और कन्वर्जन की अलहदा कॉस्ट आ गई 5 and 4 रिस्पेक्टिवली।
ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. गुड। अब इसके बाद क्या आता था नेक्स्ट स्टेप? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, ठीक है। इसको ये स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन। इसके फॉर्मेट हम देख लेते हैं क्या होगा बच्चों, सिर्फ फॉर्मेट बना लें, फिगर्स हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन में आप एक तरफ लिखेंगे कंप्लीटेड यूनिट्स और उसके साथ लिखेंगे क्लोजिंग वर्क इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। डायरेक्ट मटेरियल का कॉलम एक बना लेंगे, एक कन्वर्जन कॉस्ट का कॉलम बना लेंगे और एक बना लेंगे हम टोटल का कॉलम। तो 3 कॉलम बेसिकली बनेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, कन्वर्जन एंड टोटल। ये जरा बनाएं, वैल्यूज को बिना लिखें। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट एवल्यूशन में क्या करते हैं। कंप्लीटेड यूनिट्स जो है ना, हम उनकी कॉस्ट निकालेंगे। 10,000 यूनिट से मटेरियल लगता है 5 का, तो 10,000 इंटू 5 50,000। कन्वर्जन कॉस्ट हमने निकाली थी 4, तो 10,000 इंटू 4 40,000। और 40 और 50 को जब जमा करेंगे टोटल के कॉलम में जाके लिख देंगे 90,000। यानी कि जो यूनिट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं उनकी वैल्यू है 90,000। ओके, नेक्स्ट स्टेप, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वो कितने यूनिट से बच्चों? 4,000। उनके ऊपर मटेरियल 100% लग चुका था, तो 4,000 इंटू 100% और एक यूनिट की कॉस्ट है 5, दैट इज 20,000 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की है कन्वर्जन के लिहाज से वो 50% कंप्लीट है, तो 4,000 इंटू 50% वो बन जाएंगे 2,000 और हर एक यूनिट के ऊपर वैल्यू रख रही है 4, तो दिस इज 8,000। 8,000 प्लस 20,000 दैट इज 28,000। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू अभी हमारे पास आ गई है 28,000। ओके, तो बच्चों हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल, इक्विवेलेंट यूनिट्स, cost incurred, and the fourth one is statement of evaluation, या इसको sometime books, different books में आपको cost accounted for as follows भी मिलेगा। जब ये काम कंप्लीट हो गया, अब आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आप प्रोसेस का अकाउंट बना सकें, प्रोसेस 1 का अकाउंट बना सकें। और आपको पता है इसके डेबिट साइड पे आती हैं एक्सपेंसेस, कॉस्ट आती हैं, और फिर जो भी ये कंप्लीट वगैरह हुए हैं उसका डाटा राइट साइड पे आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये कैसे बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 14,000 यूनिट्स हमने इनपुट किए थे, मटेरियल की कॉस्ट थी 70, कन्वर्जन की कॉस्ट थी 48, इस साइड का टोटल किया तो बन गया 118,000। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है, कंप्लीटेड की कितनी वैल्यू आ रही है? 90,000। तो 10,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, उसकी वैल्यू है 90,000, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है दैट इज 4,000 और उसकी वैल्यू आ रही है 28,000। इस तरह हमारा प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया और हमने प्रोसेस 1 के ऊपर जो भी हमें डाटा गिवन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये प्रोसेस 1 की चीजें कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, तो प्रोसेस 1 के साथ हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है? प्रोसेस 1 में हमने जाकर पहले नंबर ऑफ यूनिट्स को टैली करना है कि 14,000 स्टार्ट किए थे तो 10,000 कंप्लीट हो गए, 4,000 इन प्रोसेस हैं, तो ये हमारे क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम करते हैं उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं, और उसके लिए हमने ये टेबल बनाना सीखा। और इस थर्ड स्टेप में हम करते हैं कॉस्ट इनकर्ड जो की होती है उसका एक टोटल का कॉलम बनाते हैं और एक यूनिट कॉस्ट का कॉलम बनाते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन, जिसमें हम कंप्लीटेड यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, इन प्रोसेस यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस का अकाउंट। अब जाके बच्चों देखते हैं प्रोसेस 2 के मतलब क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और फिर उसको कैसे कंप्लीट किया जाता है, ये अब हम देखते हैं प्रोसेस 2 में। ठीक है बच्चों, तो प्रोसेस 2 को अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट तकरीबन है, इसको मैं ही पढ़ता हूँ और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखो, प्रोसेस 1 का जो काम कंप्लीट हुआ है ना, वो कहाँ आता जाएगा? प्रोसेस 2 में। जैसे जैसे प्रोसेस 1 का काम हम कंप्लीट करते जाएंगे
हम प्रोसेस 2 में भेजते जाएंगे और प्रोसेस 2 इसके ऊपर काम करता रहेगा। अगेन यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को नील लिया गया है और जो बच्चों यहाँ से जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड हुए थे ना डिपार्टमेंट 2 को, वो डिपार्टमेंट 2 को मिल गए या प्रोसेस 2 को मिल गए और हम इनको लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से जो आइटम निकल के आने थे प्रोसेस 2 में, अब वो यहाँ पे हमें रिसीव हो गए हैं, तो ये दिस इज 10,000 यूनिट्स। अब इनके साथ क्या हुआ, जनवरी के महीने में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1000, तो इसका मतलब है कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है 9000। तो अगर आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना चाहेंगे तो ये आपका बन गया कि 10,000 यूनिट्स हमारे पास आए थे, 1000 इन प्रोसेस हैं, 9000 कंप्लीट हो गए हैं, तो ये 10,000 का 10,000 इक्विवेलेंट है और हमारे पास ना कोई नॉर्मल लॉस है, ना कोई एबनॉर्मल लॉस है, ना कोई एबनॉर्मल गेन है। ओके बच्चों, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो पॉइंट आपने समझना है वो क्या है, वो एक नया पॉइंट है, वो दिस इज कि जब प्रोसेस 2 में हमें ये यूनिट्स मिले हैं, तो यूनिट्स तो हमारे पास आए हैं, लेकिन ये हमारे पास प्रोसेस 1 से कितनी वैल्यू लेकर आए हैं? 90,000। हाँ बेटा, सिर्फ ये 10,000 यूनिट्स नहीं है, बल्कि इन 10,000 यूनिट्स की वैल्यू है 90,000। तो अगर आप प्रोसेस 2 का ये डाटा देखें, उसने खुद बताया हुआ है कॉस्ट फॉर द पीरियड, जो कॉस्ट इनकर्ड होती हैं या कॉस्ट चार्ज जिसको हम कहते थे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 दैट इज 90,000। तो अब हमारे पास प्रोसेस 2 में 3 किस्म की कॉस्टें आपको नजर आएंगी। एक कॉस्ट वो होगी जो पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास आई है, प्लस हमने इस पीरियड के दौरान इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ मटेरियल कॉस्ट भी इनकर्ड की हो। हमने कुछ प्रोसेस 2 में आके क्या किया होगा, कुछ मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड की होगी और कुछ प्रोसेस 2 में कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड की होगी। तो यहाँ पे उसने बताया कि प्रोसेस 2 में हमने कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड की है 57,000 और मटेरियल इनकर्ड किया है प्रोसेस 2 में 36,000। तो ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल प्रोसेस 1 में ही लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस 2 में भी आके आपको कुछ मटेरियल लगाना पड़े। ठीक है, तो अब हमारे प्रोसेस 2 में हमारे पास 3 किस्म की कॉस्टें हैं। वन इज 90,000, अदर इज कन्वर्जन कॉस्ट जो कि प्रोसेस 2 में इनकर्ड हुई है 57,000 और प्रोसेस 2 में ही मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड हुई है 36,000। तो बच्चों ये जो लाइन आइटम है ना, ये आपके लिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जाके इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने का फॉर्मेट बनाया हुआ था ना, जो आपने सीखा था, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का यही फॉर्मेट आप इस तरीके से बना लें जरा। प्रोसेस 2 इक्विवेलेंट यूनिट्स टोटल। अब जो मटेरियल आई है ना, यानी कि प्रोसेस 1 से जो हमारे पास कॉस्ट आई थी, एक उसका कॉलम बनेगा, एक मटेरियल का कॉलम बनेगा प्रोसेस 2 के मटेरियल का, और एक कन्वर्जन कॉस्ट प्रोसेस 2 का। तो 3 कॉलम्स बनेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स में बच्चों। पहले प्रोसेस 1 के इक्विवेलेंट यूनिट्स में क्या बना था, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। सिंस ये प्रोसेस 2 है, तो आप एक कॉलम और इंकर्ड कर दोगे, दैट इज कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस 1। इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉलम बनाते वक्त आप एक कॉस्ट और एक कॉलम और इंटर कर दोगे, दैट इज कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस 1। इसको आप क्या लिख दो, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस 1, और ये प्रोसेस 2 की कन्वर्जन कॉस्ट है और प्रोसेस 2 की मटेरियल कॉस्ट है। ये जरा फॉर्मेट आप बनाएं, इसके अंदर डाटा फिर मैं आपसे अभी एंटर कराता हूँ। ये प्रोसेस 2 का है इक्विवेलेंट यूनिट्स। जी बच्चों, अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमने क्या लिखना होता है, कंप्लीटेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमने यही 2 काम करने होते हैं। तो हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स है 9000 और वर्क इन प्रोसेस है 1000। ठीक है, ये हमने देख लिया था।
अब बच्चों जो कंप्लीटेड यूनिट्स है ना, उनकी प्रोसेस 2 की अगर हमने अकाउंटिंग करनी है तो ये जो 9000 यूनिट्स हैं, इनके ऊपर जब हमने प्रोसेस 2 में काम किया तो प्रोसेस 1 की कॉस्ट भी इसके ऊपर आई। हमने इस दफा जो कन्वर्जन कॉस्ट लगाई वो भी सारी की सारी आ गई, और जो मटेरियल कॉस्ट लगाई वो भी सारी की सारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुके हैं, ये कंप्लीट। इसका मतलब है कि 9000 के ऊपर सारी चीजें 100% अप्लाई हो चुकी हैं। तो 9000 का 100% 9000, 9000 एंड 9000 ही रहेगा। अच्छा बच्चों, जो है वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 2 में, दैट इज वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और उसके मुतालिक हमें बताया गया है क्या, ये हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। The materials from process 1 are introduced at the start of processing in process 2, but the added materials are introduced at the end of the process. जो हम इस डिपार्टमेंट में प्रोसेस 2 में मटेरियल ऐड कर रहे हैं ना बच्चों, वो कब कर रहे हैं? एट द एंड। हो सकता है कि ये पैकिंग मटेरियल हो, कि जब काम कंप्लीट हो जाता है उसको पैक करके हम कस्टमर के हवाले करते हैं। तो ये कब हो रहा है? एट द एंड। इस पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, फिर ये जो 1000 है ना, ये क्या है? अभी इन प्रोसेस है। क्या है? इन प्रोसेस, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुए। जब ये कंप्लीट के एंड पे पहुंचेंगे ना, फिर हम मटेरियल कॉस्ट लगाते हैं। तो इसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट आ रही है 0। प्रोसेस 2 के जब बिल्कुल एंड पे पहुंचा जाएगा तो फिर मटेरियल इंकर्ड किया जाएगा। दैट्स वाई इस केस के लिए आएगा ये 0। ठीक है बच्चों, जो कंप्लीट हो चुके थे उनके ऊपर तो 9000 100% आ गया। इनके ऊपर अभी 0 आएगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि मटेरियल ऐड होता है कब? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड एट कांस्टेंट रेट थ्रू आउट प्रोसेसिंग। कन्वर्जन कॉस्ट कांस्टेंट रेट से चलती रहेगी, और वो क्या बताया जा रहा है? द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस 2 एट द एंड ऑफ जनवरी इज एस्टिमेटेड टू बी 50% कंप्लीट। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है हमारे पास, ये 1000 यूनिट्स, ये 50% कंप्लीट हैं। तो हमें इकोनॉमिक यूनिट्स में आगे बच्चों ये करना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000, मटेरियल 1 से तो, प्रोसेस 1 से तो पूरे के पूरे आए थे वो। कन्वर्जन के लिहाज से वो 50% कंप्लीट है, तो 1000 का हम ले लेंगे 50%, दैट इज 500। तो अब हमारे पास इकोनॉमिक यूनिट से अकाउंटिंग हो गई। 9000 प्लस 1000 10000। प्रोसेस 1 के लिहाज से 10000 ही कंप्लीट है। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 9500 है, और मटेरियल के लिहाज से है 9000। ओके, इसके बाद हम करते हैं कॉस्ट इंकर्ड, और कॉस्ट इंकर्ड के मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है कि मटेरियल इंकर्ड किया गया 36 का, कन्वर्जन कॉस्ट है 57 की, और प्रोसेस 1 से जो कॉस्ट आई थी दैट इज 90000। अब हम यहाँ जाके लिखेंगे 90000, 57,000, 36,000, और हमने यूनिट कॉस्ट जब निकालनी है तो 90,000 डिवाइड बाई 10,000 रुपीज 9, 57,000 डिवाइड बाई 9,500 रुपीज 6, एंड 36,000 डिवाइड बाई 9,000 यूनिट्स दैट इज रुपीज 4। तो बच्चों, अगर एक यूनिट जो कंप्लीट होगा ना प्रोसेस 2 से, जब निकल के वो फिनिश गुड्स में जाएगा, उसके ऊपर कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी होगी 9 प्लस 6 15 प्लस 4 19। एक यूनिट जो अब हमारे प्रोसेस 2 से कंप्लीट होके जा रहा है, उसकी कॉस्ट आ रही है 19। ठीक है बच्चों, इसके बाद बनाई जाएगी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन। ये कैसे बनती है? कंप्लीट यूनिट्स है हमारे पास। सर जी बेटा। सर वो जो पीछे से क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही थी जिस पे भी कन्वर्जन कॉस्ट 50% लगना बाकी थी, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी? कौन सी पीछे से आ रही थी? सर पीछे जो प्रोसेस 1 में कन्वर्जन कॉस्ट 50% लगी थी, बच्चों तो वो अभी आगे अभी प्रोसेस 2 में वही, वो अभी प्रोसेस 1 में ही है, वो अभी प्रोसेस 2 में नहीं आई। वो तो जब वो इन्वेंट्री कंप्लीट होगी तो फिर प्रोसेस 2 में आएगी ना। तो ठीक है, तो सर आगे प्रोसेस 1 में ही ठीक हाँ है। जी। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो कंप्लीट यूनिट्स हुए हैं कितने थे? वो 9000। तो 9000 इंटू 9 81,000, 9000 इंटू 6 54,000, 9000 इंटू 4 36,000। तो कंप्लीटेड यूनिट्स की वैल्यू आ गई है 171,000। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये हमारे 1000 थे। प्रोसेस 1 से तो पूरी कॉस्ट लेकर आए थे, दैट इज 9। तो 1000 इंटू 9 9000, 1000 कन्वर्जन के लिहाज से कितने परसेंट है? अभी 50%। तो कितने रह गए? 500। तो 500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000। और जो इन्वेंट्री है इसके ऊपर अभी मटेरियल कुछ नहीं लगा, वैल्यू आ गई 0।
तो कंप्लीटेड यूनिट्स की वैल्यू है 171,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 12,000, तो टोटल ये कॉस्ट आ गई 183। तो अगर आप क्वेश्चन में भी देखना चाहें तो इन तीनों को जब जमा करेंगे तो ये 183 ही बनेगा। इसके बाद हम अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम प्रोसेस 2 का अकाउंट बना लें। तो 10,000 यूनिट्स हमारे पास प्रोसेस 1 से आए थे विद दिस वैल्यू, प्लस हमने कन्वर्जन कॉस्ट प्रोसेस 2 में इतनी लगाई, मटेरियल कॉस्ट इतनी लगाई, टोटल हो गया 183। फिनिश गुड्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 171,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल चुके हैं 12,000। तो इस तरह हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये है प्रोसेस 1 का और प्रोसेस 2 का। ठीक है, तो इसको आपने जस्ट एक दफा गो थ्रू होना है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कैसे फ्लो चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस 2 का कैसे फ्लो सारा हमने प्रोसीड किया है और कल से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आज आपने इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स हैं और ये वाली एग्जांपल आपने कर लेनी है। जी बच्चों, ठीक है, बस ये बात ध्यान में रहे कि प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 की कॉस्ट भी आ रही होती है। प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 की कॉस्ट भी आएगी और प्रोसेस 2 का अपना मटेरियल कॉस्ट भी है और कन्वर्जन कॉस्ट भी है। ठीक है बच्चों, प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 की कॉस्ट भी होंगी, अपना डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, डायरेक्ट लेबर भी होगी एंड सो ऑन। और आपने देख लिया प्रोसेस 2 में मटेरियल एट द एंड लग रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी अभी नहीं लगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब एंड पे पहुंचेगी तो उसके ऊपर मटेरियल लगेगा। टिल दैट टाइम नो एडिशन ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी और कल हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को देखेंगे। तो अभी शायद मेरे साथ एक स्टूडेंट ने बात करनी थी, तो बाकी आप लोग ऑफ कर दें। एक सलमान नूर ने कोई बात करनी थी, उससे मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग फिर ऑफ कर लो। ठीक है ओके सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिएगा। जी, ठीक हो। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।